हेलो एवरीवन, सुबह 9:30 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस एसएसटी के टोटल 65 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड है सुपर टेट, यूपी टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुल 65 प्रश्नों में से अगर आपके 40 प्लस प्रश्न सही हैं तो समझ लीजिए आपका ईवीएस, एसएसटी, जीएस वगैरह का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन भी सही हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कौन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? इनमें से कौन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर श्रीगुप्त? सही आंसर होगा श्रीगुप्त। चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? ठीक है, लिखी थी। चलिए, शाह आलम और फारूक सियार, बी ऑप्शन है बाबर और जहांगीर, सी ऑप्शन है जहांगीर और शाहजहां, या डी ऑप्शन अकबर और औरंगजेब। तो सही आंसर है बाबर और जहांगीर। बी ऑप्शन सही है, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। चलिए, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को सभी को पता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। नाम तो अर्थशास्त्र है पुस्तक का, लेकिन उसमें चीज़ें राजनीति की हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। तो सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 60। सही आंसर आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी। हरिजन शब्द भी किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना, कंधार, तक्षशिला या फिर पंजाब? क्वेश्चन नंबर 59। सही आंसर है फरगना। बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। अगला देखते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? क्वेश्चन नंबर 58। सही आंसर है शाहजहां। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने टारगेट टीचर 68500 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, कम समय में अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगला है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 57। 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन। 57 का सही आंसर है हर्षवर्धन। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अवंती की राजधानी क्या थी? और हाँ, 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा। 16 महाजनपद से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 16 महाजनपद से। वैसे सुपर टैट में तो आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी कुछ भी छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन या आधुनिक कहीं से भी पूछ लिया गया तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जाके कहीं पे ये नहीं बोल पाएंगे कि प्राचीन से क्वेश्चन क्यों आ गया। कई लोगों का कमेंट आया था कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आ गए तो आप क्या करोगे? इसलिए छोड़िए कुछ मत, अगर आपको सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। अवंती की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 56 उज्जैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 55।
पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद या फिर कराची। क्वेश्चन नंबर 55। तो सही आंसर है लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 54। एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की, वह कौन सा है? 54 कल्पसूत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है सेम क्वेश्चन कि कल्पसूत्र सॉरी कि इनमें से जैन ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र, याद रखिएगा। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जीवनी है एक तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस वंश ने उत्तर भारत पर 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? किस वंश ने उत्तर भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 53। तो गुलाम वंश ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश जो भारतीय मूल के थे, भारत के थे सॉरी। 52। तो सही आंसर हो जाएगा बी एन राव। श्री बी एन राव, दूसरा ऑप्शन सही है। और एक छोटा सा क्वेश्चन था आप सभी लोगों से, ये सुबह 9:30 बजे वीडियो डेली अपलोड किया जाता है। ठीक है, एक ऑफलाइन वीडियो होता है जो कि सुबह के समय बना लिया जाता है और 9:30 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि यूपी टेट के लिए और किन किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और किस समय एक लाइव क्लास लिया जाए। शाम के समय बताइएगा, क्योंकि दिन में मैं स्कूल में रहूँगा तो सुबह पॉसिबल नहीं है और शाम के समय 5 बजे के बाद ही पॉसिबल है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने समय शाम को आपको लाइव वीडियो चाहिए या फिर ऑफलाइन वीडियो भी सही है, और सप्ताह में एक दिन मैराथन क्लास लिया जाए संडे को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा सुविधा भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्कूल वाले टाइम में पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, वैसे 5 दिन की छुट्टी है दिवाली की, तो इन 5 दिन में पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। 51। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 51। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में। ठीक है, 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए थे? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50। 1 अप्रैल 1951 को, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल 1951। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? तो अभी पहले 17 थे, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन वर्तमान समय में कुल जोनों की संख्या हो गई है 18 हो गए हैं कुल रेलवे जोन। और 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो दक्षिणी तट रेलवे, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले 17 थे, अभी 18 हो गए हैं। और 18वां कौन सा है? चलिए, दक्षिणी तट रेलवे, और विशाखापट्टनम में इसका वो है, क्या बोलते हैं, मुख्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 48। तो सेकंड स्थान है, द्वितीय। प्रथम पे कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट पे विश्व में कौन सा रेलवे है। वैसे तो सबसे लंबा रेलवे पूरे एशिया का कह सकते हैं कि अपना गोरखपुर है। ठीक है, लेकिन विश्व में प्रथम नंबर पर कौन सा रेलवे आता है? जैसे द्वितीय पे, सेकेंड नंबर पे भारतीय रेलवे है, प्रथम पे कौन सा है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? DSSB में शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर ही वीडियो या फिर MCQ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप नोट करते चलिए एग्जाम में रिविजन के टाइम, एग्जाम के पहले रिविजन करने के लिए। तो इंग्लैंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? 46। तो कार्ल मार्क्स की। अगला देखिए, भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नोट कर लीजिए, भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 45। और कौन से सन में बनाया गया? तो 1953 में सबसे पहला राज्य जो था बना था भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? 1857 विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? 44 का सही आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, अवध से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल, ठीक है, अवध से नेतृत्व करता थी। ये भी क्वेश्चन में आता है कि किस जगह से कौन नेतृत्व करता था 1857 के विद्रोह के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? 43, तो सरोजनी नायडू आप सभी को पता है। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। ठीक है, आसान, कोई भी क्वेश्चन आसान किसी को क्यों लगता है? जब वह क्वेश्चन उसको आता होता है या फिर पहले से उनने पढ़ रखा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आसान लगे तो ये मत सोचिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आसान प्रश्न भी हो सकता है आपके लिए आसान हो, किसी और के लिए जिन्होंने ना पढ़ा उनके लिए कठिन हो, तो इसलिए सभी प्रश्नों को महत्व दीजिए। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है एग्जाम से पहले, सब कुछ पढ़ के तैयार करके जाना है। जब भी भर्ती हो अच्छे से देना है। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? क्वेश्चन नंबर 42, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, 1918 में, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए पहला आंदोलन किया था गांधी जी ने, किस सन में किया था? 1918 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में हुआ था। ठीक है, गर्म दल और नर्म दल दो भागों में बट गया था भारतीय कांग्रेस उस समय। ठीक है, तो किस अधिवेशन में ये चीज़ बटा था? सूरत, कलकत्ता, नागपुर या मद्रास? 41 का सही आंसर है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था। अगला है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40, तो टुंड्रा, आपने नाम सुना होगा टुंड्रा प्रदेश का। तो विश्व के जो शीत मरुस्थल है उनको टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, वी आकार की घाटी कौन बनाती है? वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी, पवन, समुद्री लहर या हिमानी? क्वेश्चन नंबर 39, तो नदियाँ बनाती हैं वी आकार की घाटी। नदियाँ, इस टॉपिक पे वीडियो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पहाड़, घास स्थल, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया गया है। सुबह 9:30 बजे की क्लास में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगला देखिए, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? 38, सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। पर्वत, पहाड़ सब आपको वीडियो मिल जाएगा सुबह 9:30 बजे डेली, 9:30 बजे डेली आपको वीडियोज मिलते हैं। 37, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सब कुछ पढ़ाया गया है आपको। 37 का सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। क्यों कहा जाता है श्वेत महाद्वीप? क्योंकि बर्फ से अधिकतर समय यह ढका रहता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है जहाँ पे नमक की मात्रा सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर हो जाएगा वान झील, ध्यान रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है 35, तो मृत सागर, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 34, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? 34, तो इक्वाडोर में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम? पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन सही है। हर एक टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और जो भी एमसीक्यू मिलेंगे उसमें मिक्स ही मिलेंगे, लेकिन आगे कोशिश करूँगा कि जब जिस वीडियो में आपको थ्योरी बताई जाती है एक्सप्लेन करके, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी वीडियो में अंत में एमसीक्यू भी करा दिए जाएँ साथ ही में। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? 32, सही आंसर है खनिज के लिए।
अगला देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नाम से। सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जमुना नदी, जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है जो कि बांग्लादेश में बुलाया जाता है। अगला देखिए, द्विसदनी विधायिका निम्नलिखित में से किस सरकार की एक विशेषता है? द्विसदनी विधायिका निम्नलिखित में से किस सरकार की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 30। तो संघीय व्यवस्था जहाँ पे होता है, ठीक है, उसकी विशेषता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 28, तो मेयर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27, तो बजट। बजट का कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अपराध से निलंबित, अनुमोदित या यात्रा करने की शक्ति प्रदान है? ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 26, तो सही आंसर हो जाएगा 72। आर्टिकल 72 के द्वारा क्षमादान दे सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं, आप सभी को पता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संशोधन जो भारतीय संविधान में होता है कौन से देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है 1 और 2 दोनों में, ठीक है, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों की स्थिति में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सलाह दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने का सलाह किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। और वही है, यहाँ पे देखिए, आपके शिक्षक भर्ती के लिए समिति गठित की गई है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, मतलब इतना दिन हो गया, इतने दिन में तो मतलब पूरे देश में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है ये भी पता चल जाती है, लेकिन अभी तक 1-1.5 महीने का समय हो गया, ये नहीं पता लगा पाए कि उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है। ऐसी समिति गठित की गई है, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अगला है, गारो, खासी तथा जयंतिया ये जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? क्वेश्चन नंबर 21, तो मेघालय में निवास करती हैं, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। अगला देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीफा, नीफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नीफे। अगला देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी कल भी एक क्वेश्चन, कल वाले वीडियो में भी था, आज भी है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान रखिएगा, अपसौर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी किसने प्रस्तुत किया था? कोपरनिकस ने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो कुल 8 राज्यों से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़ और अपना झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, तभी याद रहेगा कितने प्रदेश से लगती है सीमा। कोई भी चीज़ ट्रिक के थ्रू आप याद करेंगे जब भी लंबे समय तक याद रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है?
क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर है बैरन द्वीप। ठीक है, और बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यही एक सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, जो है शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? 14, सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल के परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा सर्वश्रेष्ठ होता है? लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? क्वेश्चन नंबर 12, तो मैग्नेटाइट। ध्यान रखिएगा। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11, सरवती परियोजना कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे तेज़ है क्योंकि सुबह के समय, माफ़ी चाहूँगा, मुझे भी स्कूल निकलना होता है, स्कूल बहुत दूर है 70 किलोमीटर, इसलिए थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैं स्कूल जाऊँ ना जाऊँ तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराऊँ, क्योंकि आप सभी लोग जो भी MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं वीडियो में, अगर आप ऐसे क्वेश्चन डेली देखें भी, सिर्फ देखें और सुने, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, 9वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 8, कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1911। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र या फिर नजीमुद्दीन अली खान को? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है मीर जफ़र को। ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। मीर जफ़र सही आंसर है यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6, JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक तो ज्योतिबा फुले ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, वुड्स डिस्पैच 1854 को। ध्यान रखिएगा, वुड्स डिस्पैच कब, कौन से सन में? 1854 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 3, सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।